वेलकम बैक टू माय चैनल रियल ऑफ लाइफ विथ मोना। आप लोगों को मैं इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग का सारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कवर करवा दूंगी और साथ में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी, और एक छोटा सा क्विक रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले कोहलबर्ग के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। कोहलबर्ग कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, और बाइगोत्स्की रूस के। ओके, इनका जो टाइमिंग है वो है 1927 से 1987 तक, 1927 से 1987 तक। जो ये महत्वपूर्ण इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, तो ये तो था बेसिक नॉलेज जो होना जरूरी है। चलिए अब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, तो ये कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं तो नैतिक, तो कोहलबर्ग जो थे वो बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार करके बताएं। मतलब कि कोहलबर्ग जो ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत जो दिए हैं तो बच्चों के साथ 20 साल तक, मतलब उसमें कैसे कैसे चेंजिंग आ रहा है तो वो सारा चीज़ देखने के बाद बताए हैं। और ये जो नैतिक विकास है इसका 3 चरण है। चरण पूछे तो 3 हैं और उपचरण 6 हैं। चरण 3 है और उपचरण कितने हैं? तो उपचरण 6 हैं। ये जो 3 चरण है उस सबके 2-2 उपचरण है। ओके, चरण पूछे तो 3, उपचरण पूछे तो 6। और अगर ऑप्शन में उपचरण, अगर ऑप्शन में चरण डाल दे और 3 ना रहे तब फिर आप 6 लगाओगे, लेकिन चरण 3 है और हर एक चरण का 2-2 उपचरण है। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्री कन्वेंशियल स्टेज कहते हैं। प्री कन्वेंशियल स्टेज, इसकी जो एज होती है वो 4 से 10 ईयर्स तक की होती है, 4 से 10 ईयर्स तक की। और इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कौन सी अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था में। और ये जो अवस्था होती है ना, ये दंड और पुरस्कार की अवस्था होती है। कौन सी? तो पूर्व परंपरागत अवस्था। दंड और पुरस्कार की कौन सी अवस्था होती है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था। क्योंकि इस उम्र में बच्चा जो होता है वो उसे ये नहीं पता होता है कि मैं ये करूँगा तो अच्छा या बुरा, ये सब चीज़ें उसे नहीं पता होता है। वो दंड से डरता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे पिटाई लग जाएगी, इससे वो डरता है। और अगर उसे गिफ्ट मिलती है तो उससे वो खुश होता है, लेकिन उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो ये तो इसका चरण है, पूर्व परंपरागत अवस्था, पहला चरण। और उसका उपचरण देखिए, तो उपचरण आज्ञा और दंड की देखियो, आज्ञा और दंड की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट भी कहते हैं, और अहंकार की अवस्था। चरण पूर्व परंपरागत अवस्था और उपचरण तो आज्ञा और दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। नेक्स्ट देखिए परंपरागत अवस्था, कॉन्वेंशियल स्टेज। और एक बात इसमें ना, आप लोग जो इंग्लिश वाली जो वह है ना उसे याद करो, क्योंकि वो या प्री कॉन्वेंशियल स्टेज, कॉन्वेंशियल स्टेज, इसमें क्या होगा कि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे कि जो परंपरागत अवस्था है इसका बोले तो बहुत नाम बोल सकते, रूढ़िगत अवस्था, इसमें रीति की अवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए कन्वेंशियल स्टेज याद रखो। ये दूसरा है और ये 10 से 13 साल के आयु वाले का है। और इस अवस्था में बालक जो होता है माता पिता और परिवार को देखकर सीखता है। ये जो एज होती है ना, ये जो 10 से 13 साल का, और ये जो परंपरागत अवस्था है जिसे लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं, तो इसमें जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स को या फिर परिवार में जो भी बड़े हैं उन लोग को देखकर सीखता है कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें प्रशंसा, स्वयं को उत्तम बनाना, बच्चे लोग को अगर उसका कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो स्वयं को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और सामाजिक अनुरूपता का स्तर, इसका ये दोनों उपशाखा है, प्रशंसा स्वयं की अवस्था
और सामाजिक उपशाखा का सामाजिक अनुरूपता का स्तर। ओके, उत्तर परंपरागत अवस्था उसे पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज कहते हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था को क्या कहते हैं? तो पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से अधिक और प्रौढ़ावस्था तक, ये जो अवस्था है ये 13 वर्ष के बाद से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में स्वविवेक, ध्यान दीजिएगा, स्वविवेक और समाज के अनुसार कार्य करता है कोई भी। ओके, बच्चा हो या मनुष्य, जैसे कि, और इसका जो 2 उपस्तर है तो वो क्या है कि विवेक ही असमाज, यहाँ पर सामाजिक होगा और नहीं होगा, यहाँ पर सामाजिक होगा, उपस्तर और सार्वभौमिक नीति उपस्तर। ओके, विवेक सामाजिक उपस्तर और सार्वभौमिक नीति उपस्तर। अब जैसे कि देखो, ये जो स्तर होती है उत्तर परंपरागत की, इसमें जो बच्चा होता है वो इस तरह से मतलब कि वो समझता है कि नहीं समाज में सही क्या है गलत क्या है। इसमें कोहलबर्ग ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिए थे करनौल सिंह का, कि करनौल सिंह जो है वो मतलब कि कार्यवाही के बाद भी वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो सरकार है वो भ्रष्ट है और इसे टैक्स देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर बच्चे लोग जो होते हैं इस अवस्था में जब आते हैं तो उन्हें सही गलत का समझ होता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो ये तीसरा स्तर था। इसके ये 2 चरण है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देखिए। और एक बात आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे कि जो प्री कन्वेंशियल स्तर होता है तो वो शैशवावस्था के मध्य से बाल्यावस्था के मध्य का स्तर उसे वो होता है, उसे कह सकते हैं, या फिर उसे सामाजिक अनुरूपता का स्तर भी बोल सकते हैं। और जो आपका कन्वेंशियल स्टेज है उसे आप लोग मध्य बाल्यावस्था से मध्य किशोरावस्था तक की अवस्था कह सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि नैतिक विकास जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कब होता है, तो नैतिक विकास सर्वश्रेष्ठ स्तर पर ये परंपरागत अवस्था में होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना आपका ये प्री कन्वेंशियल स्टेज, इस स्टेज में जो बच्चा होता है इसे आप शैशवावस्था के मध्य से बाल्यावस्था के मध्य का स्तर होता है। और जो आपका ये मध्य है परंपरागत अवस्था या फिर कन्वेंशियल स्टेज, जो 10 से 13 साल की उम्र तक का होता है, ये मध्य बाल्यावस्था से लेकर मध्य किशोरावस्था तक की अवस्था होती है। और ये नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। आपका जब भी पूछे नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ स्तर तो परंपरागत अवस्था, लेकिन जब पूछे उपस्तर नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ उपस्तर, क्या उपस्तर, तो जब उपस्तर पूछेगा तो वो सामाजिक अनुरूपता का स्तर हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को हर चीज़ अच्छे से आए, बस मेरे लिए वीडियो बनाने का मकसद ही यही रहता है। आगे देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना के सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। ये जो है ना, ये कोहलबर्ग का जो कहें तो उनका जो सिद्धांत है उसका ये सब निचोड़ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे कि कोहलबर्ग कहते हैं कि नैतिक तर्कना की जो सहायक उद्देश्य है तो उसे वो क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, तो अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। मतलब कि बच्चा जो है वो कहेगा कि मैं आपके लिए यह काम करूँगा तो क्या आप मेरे लिए ये काम कर दोगे, अगर ऐसा तो वो अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। मतलब इस अवस्था में बच्चा मतलब ऐसा सोचता है कि नहीं उसका काम मैं करूँगा, अगर ये काम मैं उसका कर दूंगा तो वो भी मुझे मेरा ये काम कर देगा। ओके, नंबर 2 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार स्तर 1 में नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित हो, मतलब कि कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, तो स्तर 1। क्वेश्चन बनता है ऐसे कि कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, तो उसका क्या होगा, तो स्तर 1 में। कौन सी में, तो स्तर 1 में। ऑप्शन में देगा स्तर 1 स्तर 2 इस टाइप से करके। ठीक है,
कब होती है? तो प्री कन्वेंशियल स्टेज में। ओके, नंबर 3 देखो यहाँ पर ना कोहलबर्ग का आलोचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं ऐड कर दी हूँ। क्वेश्चन यहाँ देखो कि कोहलबर्ग जो है ना वो पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिए हैं। यहाँ पर दे सकता है कि कोहलबर्ग जो है पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता की सांस्कृतिक विविधताओं में किसे महत्व नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन में दे दे सिर्फ पुरुष को या फिर महिला को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इससे बाहर क्या पूछेगा, क्योंकि थोड़ी ना वो कहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएगा, मेन तो जो इनका पॉइंट है वहीं से ना क्वेश्चन बनाएंगे एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है। कोहलबर्ग कहते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों में नैतिक विकास कर सकते हैं, मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, फैमिली माता पिता वो लोग तो करते ही हैं समाज, लेकिन ये शिक्षक भी करते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखिए कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। अगर रहे कि कौन है जो नैतिक विकास में मतलब नैतिक शोध के लिए कौन है जो विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की ऐसे ऑप्शन में दे सकता है, चॉम्स्की। तो नीति शोध में कौन जाने जाते हैं? तो कोहलबर्ग। ओके, ये सब एक तरह से समझिए तो क्वेश्चन है जिसे मैं आप लोगों के लिए इस तरह से मतलब कि कर दी हूँ कि आप लोग एक बार इसे ज़रूर रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना से क्या अभिप्राय है? तो नैतिक तर्कना से क्या अभिप्राय है? तो सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन, क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप का। नेक्स्ट ये 6 नंबर देखिए, सबसे फेमस इनका स्टोरी था। एक तो करनाल से वाला आप लोग को मैं बताई, और यहाँ देखिए कोहलबर्ग की फेमस कहानी हैंड्स की दुविधा। ये जो हैंड्स की दुविधा है ना, कोहलबर्ग के द्वारा मतलब की कहानी है, जो ये बच्चे लोग को सुनाए थे क्लासरूम मतलब की, और बोले थे कि आप लोग क्या करोगे अगर आप हैंड्स की जगह पर होते तो आप क्या करते। इसमें क्या था कि इसकी पत्नी बहुत तबीयत खराब रहता है, तो वो क्या करता है कि वो मेडिकल स्टोर जाता है मेडिसिन लेने, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना जो बिल बनता है तो वो उतना पैसा दे सके। तो फिर वो मेडिसिन तो लेता है, लेकिन फिर वह मतलब कि उसे चुरा कर मतलब कि बिना पैसा दिए ही लेकर भाग चला आता है। तो ये कहानी कोहलबर्ग बच्चों को सुनाए और बोले कि उसके जगह पर आप क्या करते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हैंड्स दुविधा में था, क्योंकि वो एक अच्छा ये था कि वो क्या करेगा, मेडिसिन लेगा या नहीं लेगा। 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाए थे, और ये जो स्टोरी था ना हैंड्स की दुविधा, तो ये 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाए थे। इसमें मेन आपका यही है। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ये जो आपको मैं ये वाला करवाई हूँ ना, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से 1 नंबर से लेकर ये वाली, ये सब जो मैं करवाई हूँ, आप लोग ना इसे अच्छे से 2 से 3 टाइम ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये एक तरह से क्वेश्चन है। ओके, आप लोग खुद देखो ये वाली। और हाँ, एक तो ना कोहलबर्ग में एक यहाँ पर आप लोग देखना, तो कोहलबर्ग जब भी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ना मोरल शब्द का बहुत ज़्यादा यूज है। तो मोरल शब्द की जो उत्पत्ति है वो मोरस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा की है। ओके, अब हम लोग क्विक रिवीजन जल्दी से करें। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, और हाँ आप लोग साथ में बोलोगे। तो ये जो इनके कितने मतलब कि कितने चरण हैं? तो 3। उपचरण कितने हैं? 6। चरण 3, उपचरण 6। ओके, और ये जो 3 चरण है ये कौन कौन सी है? एक है प्री कन्वेंशियल, एक है एक है आपका ये जो 3 चरण है, एक सेकेंड रुको, हाँ ये जो 3 चरण है, तो एक हो गया प्री कन्वेंशियल। ओके, एक दूसरा क्या है? तो एक दूसरा है कन्वेंशियल और तीसरा क्या है? तो पोस्ट कन्वेंशियल। ओके, पोस्ट
कन्वेंशियल। अगर यहाँ पर 6 जो उपचरण है तो ये कौन कौन सी है? 6 उपचरण। तो जैसे कि 1 में कौन कौन सी आ जाती है? यहाँ पर प्री कन्वेंशियल है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्व परंपरागत की अवस्था। और जो आपका कन्वेंशियल है उसे कहते हैं हम लोग परंपरागत अवस्था। और जो पोस्ट कन्वेंशियल है उसे कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। ओके, उत्तर परंपरागत। प्री को तो पूर्व परंपरागत, कन्वेंशियल तो इसमें देखो ना प्री है ना पोस्ट है, तीसरे परंपरागत। और जो पोस्ट है तो भाई नाम से ही लग रहा है पोस्ट ऊंचा, इसीलिए उत्तर परंपरागत अवस्था। या फिर इसे आरंभ अंगीकृत मूल्य का स्तर भी कहते हैं, इसको पोस्ट को। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर ये जो 6 उपचरण है तो ये कौन कौन सा है? यहाँ पर मैं आप लोग को बोल रही हूँ, साथ में आप लोग भी बोलो 6 उपचरण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 तो 2 अवस्था, मतलब कि 6 उपचरण में आज्ञा और दंड की अवस्था। पहला चरण का 2 जो अवस्थाएं हैं, पहला आज्ञा और दंड की अवस्था, और जो दूसरा चरण है वो अहंकार की अवस्था है। कौन सी है? अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था आप लोग याद रखिएगा। ये पहला चरण का जो 2 उपचरण है वो है। दूसरा चरण का अगर हम दूसरा चरण का जब उपचरण देखते हैं, दूसरा चरण का जो उपचरण है तो वो कौन कौन सी है? आप लोग एक बार पहले बोलो। तो प्रशंसा, स्वयं को, पहला चरण तो स्वयं को उत्तम बनाना, और प्रशंसा वाला जब भी रहे तो दूसरा का है। ठीक है, मध्य, जो कि मध्य बाल्यावस्था से मध्य किशोरावस्था तक का है। और सामाजिक अनुरूपता का स्तर, सामाजिक अनुरूपता का स्तर। और हाँ, और एक चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखना कि ये जो है ना सामाजिक अनुरूपता जो है वो का जो ये जो उपस्तर है ये सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पर नैतिक विकास में। सामाजिक जो अनुरूपता का उपस्तर है ये सर्वश्रेष्ठ है। उपस्तर में ये है, और सामाजिक अगर स्तर की बात होगी तो फिर अगर पूछे स्तर की बात होती है तब तो परंपरागत अवस्था। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड है वो क्या है? अगर थर्ड की बात हो तो उत्तर परंपरागत अवस्था, जो कि किशोरावस्था के मध्य से प्रौढ़ावस्था तक रहती है, जिसे हम लोग पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज कहते हैं, चाहे उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं। और उसका जो उम्र होता है वो 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। ओके, अगर प्री कन्वेंशियल का पूछे कि प्री कन्वेंशियल का उम्र तो कब से कब तक? 4 से 10 ईयर्स, 4 से 10। कन्वेंशियल का पूछे तो 10 से 13, 10 से 13, कन्वेंशियल 10 से 13। और पोस्ट का अगर पूछता है पोस्ट कन्वेंशियल का तो 13 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ओके, यहाँ तक में तो कोई अब डाउट नहीं होनी चाहिए। और इसका जो आप लोग को मैं एक्स्ट्रा उसे 2 से 3 टाइम आप लोग पढ़ोगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।